नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गाजीपुर और बलिया का दौरा है, जहां पर सीएम बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे, राहत बचाव कार्य के हालात का जायजा लेंगे, बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करने के साथ साथ उन्हें राहत सामग्री भी बांटेंगे। सबसे पहले सीएम वाराणसी से गाजीपुर जाएंगे और वहां पर बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लेने के बाद गाजीपुर से बलिया के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आज गाजीपुर और बलिया जाएंगे मुख्यमंत्री। इस वक्त की बड़ी खबर, राहत बचाव कार्य का जायजा लेंगे, बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री। में आई बाढ़ के मद्देनजर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजीपुर का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री अपने दौरे के तहत गाजीपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री राहत एवं बचाव कार्यों के हालात का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच राहत सामग्री का वितरण भी करेंगे, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अफसरों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18 गाजीपुर। करने के लिए गाजीपुर से हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, कितने बजे मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे, क्या कार्यक्रम रहेगा और कैसी तैयारियां हैं? मनीष, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मनीष से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे हम संपर्क करने की कोशिश करते हैं। तो आज गाजीपुर और बलिया जाएंगे मुख्यमंत्री और राहत सामग्री भी बांटेंगे। पहले गाजीपुर जाएंगे, फिर बलिया जाएंगे और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाएगा। राहत बचाव कार्य का मुख्यमंत्री जायजा लेंगे, बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात भी करेंगे मुख्यमंत्री। तो लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हाल जान रहे हैं। कल वाराणसी मुख्यमंत्री पहुंचे थे, वहां पर स्थितियों को देखा और आज गाजीपुर और बलिया जाएंगे मुख्यमंत्री, जहां पर राहत और बचाव कार्य का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन मोड में है। सीएम ने गुरुवार को वाराणसी में बाढ़ की स्थिति को समझा और सीएम ने खुद एनडीआरएफ की बोट पर सवार होकर वरुणा और गंगा नदी के कहर को देखा। सीएम ने पूरी स्थिति का आकलन किया, उसके बाद राहत शिविर में जाकर लोगों से बातचीत की और उन्हें राहत सामग्री बांटी। सीएम ने लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। उसके बाद सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की और किस तरह से राहत बचाव कार्य चलाना है और लोगों तक राहत पहुंचानी है, इसको लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। आगे बढ़ते हैं। योगी सरकार ने ओलंपिक विजेताओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा को 2 करोड़ देगी। वहीं सिल्वर जीतने वाले रवि दहिया और मीराबाई चानू को 1.5 करोड़ रुपए। इसके अलावा ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पुरुष हॉकी टीम, बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, लवलीना और बजरंग पुनिया को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही महिला हॉकी टीम को सरकार सम्मानित करेगी। टीम के हर सदस्य को 50-50 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो योगी सरकार का बड़ा ऐलान यहां पर हुआ है। ओलंपिक विजेताओं को इनाम देगी योगी सरकार। नीरज चोपड़ा को 2 करोड़ देगी सरकार। रवि दहिया को 1.5 करोड़ रुपए सरकार देगी। मीराबाई चानू को 1.5 करोड़ रुपए सरकार देगी। बजरंग पुनिया को 1 करोड़ रुपए सरकार देगी। पुरुष हॉकी टीम को 1 करोड़ रुपए, पीवी सिंधु को 1 करोड़ रुपए, ये यहां पर बात कही गई है। महिला हॉकी टीम के हर सदस्य को 50-50 लाख रुपए का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी दौरे के दौरान सीएम योगी ने हॉकी खिलाड़ी ललित उपाध्याय से भी मुलाकात की। सीएम ने उन्हें सम्मानित किया। सीएम ने ललित को शॉल और भगवान गणेश की मूर्ति दी। इसके साथ ही सीएम ने ललित का मेडल देखा और उनकी टी शर्ट भी देखी। बता दें कि ओलंपिक में पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां अलग अलग सम्मेलन कर रही हैं। बीजेपी ने किसान सम्मेलन का ऐलान किया तो एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव को यह बात अच्छी नहीं लगी। अखिलेश ने ट्वीट कर बीजेपी पर तंज कसते हुए किसानों को आगाह किया है। उत्तर प्रदेश में तारीखें जैसे जैसे बीत रही हैं, राजनीतिक दल अपना अपना वोट बैंक साधने में जुटे हैं। बीजेपी किसानों को साधने के लिए पश्चिमी यूपी में किसान सम्मेलन करने वाली है।
ये बात अखिलेश यादव को रास नहीं आई। जैसे ही अखिलेश को मालूम चला कि किसानों के बीच बीजेपी जाने वाली है, तो अखिलेश ने किसानों को आगाह कर दिया। ट्विटर पर अखिलेश यादव ने लिखा कि सुना है बातों की खेती करने वाले बीजेपी यूपी में किसान सम्मेलन करेगी। अन्नदाता का मतदाता बनने का समय जब निकट आया, तब जाकर बीजेपी को किसानों की याद आई। किसान बीजेपी के बहकावे फुसलावे में नहीं आने वाले। 2022 में किसान एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ मतदान करेंगे। समाजवादी पार्टी कह रही है कि अब बीजेपी के लिए चला चली की बेला है, सम्मेलनों से कुछ होने वाला नहीं। देखिए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आ गए हैं और पूरे प्रदेश में एक माहौल है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। तब भाजपा अब किसान सम्मेलन कर रही है। कौन सी भाजपा? जिस भाजपा ने किसानों को 8 महीने से नहीं सुना। तो कुल मिला के जो एक साजिश चल रही है किसानों को आगे ना बढ़ने देने की, जो सरकारें हैं उनको अस्थिर करने की भी एक साजिश की जा रही है, लोगों को बरगलाने की जो कोशिश की जा रही है, तो मुझे लगता है ये कामयाब होने नहीं जा रही है। मामला किसानों के वोट का है, क्योंकि पश्चिमी यूपी के किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। 8 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है, किसान पीछे हटने के मूड में नहीं है। किसान कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं और सरकार ने उनको दरकिनार करके नए कानून को लागू भी कर दिया। पश्चिमी यूपी के किसान सियासत में इसलिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनका अच्छा खासा राजनीतिक प्रभाव है। चुनाव में इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यही वजह है किसानों को रिझाने के लिए बीजेपी ने किसान सम्मेलन का प्लान बनाया, तो समाजवादी पार्टी ने किसानों को पुरानी बातें याद दिला दी। राज्यसभा में मेज पर चढ़कर हंगामा करने वाले कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में कहा कि अगर सरकार उन्हें बोलने नहीं देगी तो वो एक बार नहीं 100 बार राज्यसभा में मेज पर चढ़कर हंगामा करेंगे। अच्छी तरह भैया सुन लो, 100 दफा मौका मिलेगा, 100 दफा मैं ऐसे ही प्रोटेस्ट करूंगा। नहीं तो 100 दफा आपको मौका मिलेगा तो अगली बारी अगली बारी भी आप मेज पे चढ़ के मतलब चेयर पर राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल में भी फेंक देंगे, फिर जो होगा सो होगा। नहीं है, आपके कहने पर कुछ नहीं होगा। आप जाओ पंजाब में, आप जाओ हरियाणा में, आप जाओ वेस्टर्न तो मतलब आप धमकी ये दे रहे हैं कि आगे भी सदन में कांग्रेस पार्टी ऐसा ही करेगी। सहानुभूति है किसानों के साथ। आप कह रहे हैं कि आगे भी मल्टीनेशनल्स के साथ। अरे सर, मल्टीनेशनल नेशनल मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप धमकी दे रहे हैं कि सदन में ऐसा ही होगा, आगे भी कांग्रेस पार्टी ऐसे ही व्यवहार करेगी सदन में। मैंने ये कहा कि आपने बोला ना कि आगे में 100 बार मौका मिलेगा तो 100 बार ऐसा करूंगा। आपने बोला मेरे कार्यक्रम में बोले तो ऐसा ही चलता रहेगा। नहीं तो फिर अगली बारी सभापति के सिर पर आप मार देंगे, सिर पे वो फाइल फेंक देंगे। सभापति घायल होते हैं तो हो, उनकी जान जाती है तो जाए। ये किस तरह का लोकतंत्र है बाजवा साहब? और इसी बीच अच्छी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 500 के नीचे पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 490 केस आए हैं। वहीं आज 53 जिलों में एक भी नया केस नहीं मिला। साथ ही 12 जिले पूरी तरह कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ 43 केस मिले हैं। 24 घंटों में संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 71 है। इस प्रकार अब एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या घट करके 490 रह गई है। अर्थात एक्टिव इन्फेक्शन अब 500 से भी कम पूरे प्रदेश में रह गया है। गुरुवार को बदायूं पहुंची सुभाष चंद्र बोस की प्रपौत्री और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय चौधरी ने डीएम को एक ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय चौधरी ने ज्ञापन में मांग की है कि यहां जो नीलकंठ महादेव के मंदिर को तोड़कर जो मस्जिद बनाई गई थी उसको अपने पुराने स्वरूप में वापस लाया जाना चाहिए। वहीं इस दौरान उन्होंने ये ऐलान भी किया कि 2022 का विधानसभा चुनाव हिंदू महासभा अपने बलबूते पर लड़ेगी और हमारा मुख्य मुद्दा स्वावलंबी उत्तर प्रदेश होगा। उसको हेरिटेज करेंगे। जो वाराणसी का जितना मंदिर है सैकड़ों सालों का, सबसे पुराना शहर होल वर्ल्ड में काशी विश्वनाथ का मंदिर शहर वाराणसी है। जो पॉलिटिकल पार्टी उसको हेरिटेज बनाने के लिए प्रयास करेंगे, वेलकम।
कानपुर में बर्रा इलाके के वरुण विहार में जबरन धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाने के आरोप में युवक की पिटाई के आरोप में पुलिस ने बजरंग दल के 3 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। इसके बाद देर रात सैकड़ों की संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी का विरोध करते हुए डीसीपी कार्यालय का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। वहीं विरोध को देखते हुए मौके पर कई थानों का पुलिस बल समेत पीएसी को भी तैनात कर दिया गया है। बड़ी खबर अमेठी से है, जहां पर पुलिस की बैंक मैनेजर के व्यापारी बेटे का अपहरण कर भाग रहे बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में सभी 4 बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। इसमें एक बदमाश को पैर में गोली लगी है, जबकि बदमाशों की फायरिंग में एसओजी प्रभारी विनोद यादव के हाथ में भी गोली लगी है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बैंक मैनेजर के अपहृत बेटे को सकुशल बरामद कर लिया गया है। बता दें कि गुरुवार को कार सवार 4 बदमाशों ने बैंक मैनेजर के बेटे का अपहरण करने के बाद 20 लाख की फिरौती मांगी थी। के बाद जो मुंह आंख पे पट्टी, पैर बांध दिए, दोनों हाथ बांध दिए। उसके बाद जो है फिर कहें मोबाइल निकाले, मोबाइल तलाशी हुई हमारे, मोबाइल निकला मेरा। कहें इसका लॉक कोड बताओ, लॉक कोड खुलवाए, पापा कॉल करवाए, कहें लो बोलो। तो हमने बताया सब मेरा किडनैप हो गया है। और फिर फिरौती लोग बात किए कि 20 लाख रुपए की डिमांड थी। 9:30 बजे के करीब यही अमेठी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मिसरौली भेटुआ मार्ग के ऊपर पुलिस से उनकी मुठभेड़ हुई। जैसे पुलिस उनसे रोकने की कोशिश की और पुलिस पर फायर करके अपहृत को लेकर भागने का उन्होंने प्रयास किया, जिसमें पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी। 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए और हमारे एसओजी प्रभारी भी घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए सीएचसी अमेठी भेज दिया गया। बड़ी सफलता मिली हमें अपहृत को सकुशल बरामद करने में। ये अमेठी कोतवाली क्षेत्र के मिसरौली के पास एक लिंक रोड जाता है, जहां पे अपहृत कर बदमाश जो है उसको लेकर के भाग रहे थे। गौरव निगम नाम है उस युवक का, जिसको पुलिस ने सकुशल बरामद किया है। पुलिस की मुठभेड़ होती है और इस दौरान पुलिस भी अपनी सुरक्षा के लिए उनके ऊपर फायरिंग करती है, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगती है और जो एसओजी प्रभारी हैं उनके भी हाथ में गोली लगती है। 4 बदमाशों को अमेठी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से इतनी बड़ी वारदात को अमेठी पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह के निर्देशन में चंद घंटों के भीतर अमेठी पुलिस ने खुलासा कर दिया, उससे ये साबित होता है कि पुलिस का इकबाल अमेठी में अब भी कायम है। पप्पू पांडे, न्यूज़ 18 अमेठी। बदायूं के सदर कोतवाली की राजमंडी में चोरी के शक में दुकानदार पर 2 बच्चों को बेल्टों से पीटने का आरोप लगा है, जिसके बाद गुस्साए घरवालों ने धोखे में दूसरे दुकानदार की पिटाई कर दी। हंगामे के बाद पहुंची पुलिस ने दोनों बच्चों को मेडिकल करा दिया है और मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद फरार आरोपी दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रही है। टॉफी का पैकेट और कटोरे का पैकेट लेने गए थे, एक इधर दुकान थी एक इधर। तो हमने इस दुकान से टॉफी का पैकेट लेकर उस दुकान पर दिखाया तो उनने उसी वक्त हमें मारा। इस दुकान से हमने टॉफी का पैकेट लिया और क्या कहता है उसे दिखाया था अंकल जी वाले टॉफी का पैकेट है ना, तो उनने मारा और हमसे टॉफी का पैकेट भी छीन लिया था वो वाला जो हमने खरीदा था। क्या मारा आपके? पीठ पे घूसे मारे थे, छुरी दिखाया था। इस बात के पीछे मारा कि इसने टॉफी ली, फिर दूसरी दुकान पे दिखाई कि अंकल आपके पास ये वाली टॉफी है, तो उन्होंने दिखाई। इतने में इन्होंने वो दुकान में से निकल के दोनों बच्चों को मारा, कपड़े भी उतार दिए इनके, चप्पलें भी और बेल्टों से मारा। यहाँ पर एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रिलायंस फाउंडेशन ने केरल सरकार को 2.5 लाख कोविड वैक्सीन दी हैं ताकि प्रदेश में वैक्सीनेशन में तेजी लाई जा सके। रिलायंस के एक प्रतिनिधिमंडल ने इससे जुड़ा एक लेटर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को सौंपा। इसके लिए विजयन ने धन्यवाद दिया और कहा है कि रिलायंस फाउंडेशन की एकजुटता का इशारा निस्संदेह राज्य के टीकाकरण अभियान को मजबूत करेगा। रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष नीता अंबानी ने कहा है कि लोगों को वायरस से बचाने के लिए सामूहिक टीकाकरण सबसे प्रभावी तरीका है। वैक्सीन की डोज गुरुवार को कोच्चि पहुंची और केरल चिकित्सा सेवा निगम को सौंप दी गई। डीआईजी सिक्योरिटी डॉक्टर सुनील गुप्ता अब मूल कैडर में वापस चले गए हैं। डॉक्टर गुप्ता जम्मू कश्मीर कैडर के आईपीएस अफसर हैं। गुरुवार को सुनील गुप्ता के विदाई समारोह में डीजी सुरक्षा बीके सिंह भावुक हो गए और विदाई समारोह में एक गाना गाया जो अब वायरल हो रहा है।
पहले का नाता कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, जाने तू या जाने ना। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। मुरादाबाद